अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें ये आज हम ये केमिकल एनर्जेटिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखें उसके ये एमसीक्यूज हम आज को देख रहे हैं ना। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शोन। ये एनर्जी प्रोफाइल पर डायग्राम है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो शो क्या कर रहा है। देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, वो कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स के रिएक्टेंट जो था, देखो अगर हम जो उसमें वो पढ़ते थे, हमने दो टाइप के पढ़े हैं ना ग्राफ्स। एक हमने ये वाला भी पढ़ा है, यूं करके। ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि उन्होंने जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट स्किप कर दिया बीच से। ये वाला पार्ट स्किप कर दिया, ठीक है। और ये जो दोनों लाइंस, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये कौन सा है। ये वही वाला है, बस इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका देखो वो मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा ये एनर्जी पर है, तो यानी कि उसने कम एनर्जी पर रिलीज करी, यानी गेन ज्यादा करी है और रिलीज वो कम करी है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी पर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी पर है क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी पर हो तो वो होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट कम एनर्जी पर हो तो वो होता है एक्सोथर्मिक, यानी प्रोडक्ट ने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी है, ठीक है। तो ये टोटल चक्कर ये गेन और रिलीज पे होता है ना। अगर गेन हमारे पास बहुत ज्यादा होना, अगर गेन बहुत ज्यादा ये हमारे पास है, तो वो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक है। अगर रिलीज ज्यादा है तो वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, जहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है वो एंडोथर्मिक होता है। जहाँ रिएक्टेंट की ज्यादा होती है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो ये किसका है, ये एंडो का वो ग्राफ है, ठीक है। यहाँ ये प्रोडक्ट की एनर्जी को ज्यादा है। एक तो क्या, या तो ये ए है या फिर वो बी है, क्योंकि सी और डी में तो वो क्या बोल रहा है, ये हेक्सो इसको बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे द एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट, यस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए, क्योंकि इसके दोनों कॉलम ठीक है। अब देखो सेम वही वो आ गया एनर्जी प्रोफाइल पर डायग्राम ये, लेकिन ये एक्सो की है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की, सॉरी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी को कम है। तो हिट मीन्स ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, एक्सो, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बारे में सही नहीं है? एनर्जी इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यस। एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी तो गिवन आउट होगी ही होगी। तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे हमसे वो क्या बोला, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। तो उसके बाद बोल रहे हैं द प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड द टेम्परेचर इज, देखो यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट। देखो यही है ना, प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी पर है ना। प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पर है, ठीक है। रिएक्टेंट से रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, वो कम है। ये रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। तो यस, बी विल बी माय आंसर। अच्छा देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का। ये भी क्या है, ये भी मेरे पास एक्सो ही है, ठीक है। विच रॉक करेक्टली डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग चेंज एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन। या तो ये बी है या फिर ये डी है, क्योंकि ये दोनों बता रहे हैं कि ये एक्सो है। बाकी ए और सी क्या बता रहे हैं कि ये हैंडो है, तो ये तो ए और सी तो नहीं हो सकते। वो बोले एनर्जी गिवन आउट ना, जाहिर सी बात है एक्सो वो थर्मिक है, तो ज्यादा एनर्जी पर रिलीज होती है ना। तो बी मेरा ठीक है, एनर्जीज गिवन आउट। और डी में क्या बोल रहा है कि एनर्जीज टेकन इन फ्रॉम, देखो एक रिएक्शन में ना हम एनर्जी की गेन भी करते हैं पर लॉस भी करते हैं। लेकिन जो डिसीजन हम लेते हैं वो लेते हैं कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर उसी को हम यहाँ पे आंसर में ये रेप्लिकेट हम करते हैं। यहाँ पे किसने क्या बोला, एनर्जीज गिवन आउट ना, यानी ये हेक्सो है तो इसका देखो एनर्जीज गिवन आउट का मतलब है कि ये मतलब नहीं है कि ये खाली एनर्जी पर रिलीज हो रही है, एनर्जी वो गेन नहीं हो रही, वो नहीं। उसने कहा है कि एनर्जी चेंज किया है, यानी कि जो हमारा
ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी गिवन आउट हो रही है, ठीक है। एनर्जी गेन भी हो रही है, लेकिन क्योंकि ये हेक्सो है तो ज्यादा एनर्जी क्या होगी, वो आउट होगी। सही है, तो मेरा ये बी ऑप्शन है सही। विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, के कौन सा रिएक्शन ये एंडोथर्मिक है जिसमें आपको एनर्जी देनी को पड़ती है। तो देखो एक बात याद रखना, बाय नेचर जो डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस होते हैं ना, दे ऑल आर एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं जिसमें चीज टूटती है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंडो होते हैं। एक ये वो मेन टाइप है जो हमें साफ होती है पता कि ये एंडोथर्मिक है। अब वो क्या बोले, एसिड न्यूट्रलाइजिंग अल्कली, एसिड जो है वो अल्कली को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, कॉजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट क्या हो रही है, बाहर वो रिलीज हो रही है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो हेक्सो है, ठीक है। एडियम मैग्नीशियम टू HCl, ये भी हेक्सो होता है, ठीक है। किसी भी वो मेटल का एसिड से रिएक्शन क्या होता है, हेक्सो होता है, ठीक है। एसिड का रिएक्शन है ना। फिर क्या बोले, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिंग व्हेन हीटेड, डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, यस ये एंडोथर्मिक है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है। तो यस सी विल बी माय आंसर। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये भी हेक्सो होता है। जब भी हम कोई चीज ये बर्न करते हैं तो हमें हीट फील होती है ना, तो ये भी क्या है, हेक्सोथर्मिक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है सॉलिड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू सॉलिड सिट्रिक एसिड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड में हम सॉरी हम सॉलिड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये सिट्रिक एसिड में ऐड कर रहे हैं। द मिक्सचर वाज स्टेट एंड द टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड एट एवरी 10 सेकेंड। द रिजल्ट्स आर शोन ऑन द ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर ये हाई था, फिर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। विच रॉ डिस्क्राइब दिस रिएक्शन, कि कौन सा जो है वो इस रिएक्शन को बेहतर ये डिस्क्राइब करिए, कौन सी रॉ इस रिएक्शन को ज्यादा बेहतर ये डिस्क्राइब करिए, ठीक है। देखो सबसे तो पहले तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है वो कौन सा ना, आपने सबसे पहले ये चीज को देखनी है कि ये रिएक्शन है वो कौन सा। देखो ये जो आपके पास ये रिएक्शन आ रहा है ना, ये रिएक्शन आपके पास है एसिड और बेस का ना। Na2CO3 ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है ना, सोडियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन, ये सिट्रिक एसिड जो हो रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में तो एक ही कंपाउंड टूटता है, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड वो तो नहीं टूट रहा ना, ये तो मेरे पास क्या हो रहा है, Na2CO3 और ये एसिड क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A या B में से कोई होगा, C या D में से तो कोई भी नहीं ये हो सकता। अच्छा अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये एक्सो है या फिर ये हैंडो है, तो देखो इसका डिसीजन हम लेंगे एंड और सॉरी स्टार्ट और एंड को देख के। देखो हमने क्या बात पढ़ी है कि जो हम ग्राफ को बनाते थे ना यूं करके, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये किसका होता है, ये मेरे पास एक्सो का ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एनर्जी वो कम हो गई ना, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये इनवर्स ग्राफ ये वो बना दिया है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, नीचे आते आते टेम्परेचर वो कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेचर अगर मेरा वो कम हो रहा है तो ये एंडोपोथर्मिक है, ठीक है। अगर टेम्परेचर वो कम हो रहा है तो इट मीन्स कि ये क्या है, एंडोपोथर्मिक है। तो मेरा ए क्या है, मेरा आंसर है, ठीक है। उसके बाद बोले विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स वेदर द रिएक्शन इज एक्सो और ये एंडो, इस सी का मतलब है क्रॉस, ठीक है। विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब वेदर द रिएक्शन इज एक्सो एंड एंडो, कौन सा रिएक्शन एक्सो है या फिर एंडो है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम वो कार्बोनेट क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोजिशन कौन सा होता है, वो तो मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन ही ये होता है। लेकिन एंडोथर्मिक में उसने क्या किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है कि ये एंडो नहीं है, इसको एक्सो को बनाया हुआ है। तो ए मेरा वो गलत है। फिर वो क्या बोल रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 बना रहा है। जस्ट देखो इसमें क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है इसमें, जस्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो जहाँ पे फॉर्मेशन होती है जस्ट वो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो यस बी में मेरा ऑप्शन ठीक है, सही है, क्योंकि उसने इसको एक्सोथर्मिक को राइट किया हुआ है और एंडोथर्मिक को क्रॉस किया हुआ है। तो यस बी विल बी माय ऑप्शन, ठीक है।
अच्छा देखो वो यहाँ पे बोल रहे हैं द डायग्राम शोज शो फोर केमिकल रिएक्शंस विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये उसी टाइप है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या मैंने क्या बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे सी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन है, ठीक है। तो डी मेरा ऑप्शन है सही, ठीक है। डी मेरा क्या है, ऑप्शन है सही। अच्छा देखो उसके बाद बोल रहा है लाइमस्टोन कैन बी चेंज इनटू slake lime into two chemical reactions. When limestone calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide. Water is slowly dripped into the cooled lime. The lime appears to expand and steam is produced. Slake lime calcium hydroxide is formed. Which raw shows the correct description of each of the reaction. देखो डिकम्पोजिशन है तो बहुत ही ऑब्वियस ही तो बात है कि वो क्या है, एंडोथर्मिक है, यानी रिएक्शन वन मेरा एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो शुरू के दो ऑप्शन, जो लास्ट के दो ऑप्शन है वो चले गए, क्योंकि ये क्या है, ये एंडोथर्मिक है, तो ए है या फिर बी है। अगर मैं रिएक्शन टू को देखूं तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में हम H2O ऐड करें, कैल्शियम कार्बोनेट में हम H2O ऐड करें। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा हो, क्या बोल रहे हैं, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। स्टीम पता है कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका वो कह ले द लाइम अपेयर्स टू एक्सपैंड, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो पता है इस स्टीम का मतलब क्या होता है, कि आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। स्टीम क्या होती है, हीट की फॉर्म होती है ना, ठीक है। स्टीम प्रोड्यूस हो रही है यानी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी टेम्परेचर वो रेस करके टेम्परेचर वो रिलीज कर रहा है। तो इट मीन्स क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक वो नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, बी, क्योंकि इसके दोनों कॉलम ठीक है। उसके बाद बोला है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द हेक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर करेक्ट। में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक्सो और एंडो के बारे में ठीक है। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक हीट इज गिवन आउट, यस, ये सही है मेरा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक, द विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सो एंड एंडोथर्मिक आर करेक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गिवन आउट, यस। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन गोज अप बिकॉज हीट इज टेकन इन। बोले कि एक्सोथर्मिक देखो टेम्परेचर गोज अप, इसका ये मतलब नहीं है कि हीट वो टेकन हो रही है। इसका देखो मतलब वो ये होता है कि तो वो रीजन जो होता है ना, वो ये होता है टेम्परेचर अप होने का, कि हमें वो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्या बोलते हैं, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ये वो मतलब नहीं होता। फिर वो थर्ड में बोल रहा है तब बर्निंग मिथेन इज एयर इज एक्सोथर्मिक, यस। बर्निंग मिथेन है तो जाहिर सी बात है, बर्निंग तो होती ही सारी की सारी क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ए और वन और थ्री ठीक है, टू ठीक नहीं है, ठीक है। ये जो एंडोथर्मिक में जो मेरा जो टेम्परेचर ऊपर जाता है ना, उसका रीजन है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका ये नहीं है रीजन कि वो है, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो हम हीट गेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी वो कम होगी किसी रिएक्शन की तो हम हीट इतनी गेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन रीजन एक्टिवेशन ये एनर्जी का होता है कि एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो वन एंड थ्री ठीक है, तो सी मेरा आंसर है। फिर उसके बाद बोला व्हाट अकर्स व्हेन द फ्यूल बर्न्स, ठीक है। जब फ्यूल को बर्न होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब भी फ्यूल को बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन से जाहिर सी बात है रिएक्ट करता है, कंबशन हो रही है ना। कंबशन क्या होता है, फ्यूल बर्न्स। कहीं भी वो बर्न का चक्कर लिखा हो तो समझ जाना कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा है, ठीक है। जहां पर भी बर्न का चक्कर लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करवा रहा है। तो देखो ऑक्सीजन से तो रिएक्ट हो रहा है, तो सी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड बी आर नॉट, बिकॉज इट सेज दैट इट डजंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। फिर उसके बाद बोले एनर्जी चेंज होगा, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सोथर्मिक होता है, किसी भी चीज को बर्निंग एक्सोथर्मिक होती है। तो यस, डी विल बी माय आंसर। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि सम रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, हाउ डज द टेम्परेचर एंड द एनर्जी चेंज इन द एंडोथर्मिक। यानी एंडोथर्मिक में एनर्जी चेंज क्या आता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये बात हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। फिर उसके देखो एंडो उसके बाद वो बोल रहा है कि एनर्जी चेंज हीट टेकन इन या टेकन आउट। सबसे पहले आ जाओ, ये एनर्जी चेंज वो सबसे आसान है, तो इसमें बोलते हैं एनर्जी टेकन इन बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी कि ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। और बी और डी गलत होंगे क्योंकि बोल रहे हैं एनर्जी गिवन आउट। अच्छा फिर इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, देखो एंडोथर्मिक में
एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। क्योंकि देखो हीट, जो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज इस वजह से होती है कि एक्सेस हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अब वो जो मेरे पास फिर प्रोडक्ट बना है उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कितनी हीट रिगेन कर सकता है। बाकी यह वो एक्सेस हीट सारी बाहर वेस्ट को कर देता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एंडोथर्मिक में कम हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो इतनी हीट बाहर रिलीज ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या है, हीट क्या होती है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है एंडोथर्मिक। तो यस, ए विल बी माई आंसर। अब वो बोल रहा है द टू केमिकल प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब लो। द कंबशन ऑफ मीथेन एनर्जी इज वन। यानी क्या है, कंबशन करेंगे तो ऑब्वियसली गिवन आउट है, ठीक है। GO यानी गिवन आउट। फिर उसके बाद बोला है इन दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ब्रोमाइड। जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन की ब्रोमाइड की, तो क्या होता है, देखो एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी हमारा वो वाला नहीं होता प्रोसेस, एक्सो नहीं होता, नॉर्मली हैंडो होता है, ठीक है। और हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ब्रोमाइड को तोड़ रहे हैं, ठीक है। लेड ब्रोमाइड PbBr2 को हम को तोड़ रहे हैं ना, तो ब्रेक डाउन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस तो है ही ये, ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन हमारे पास होता है एंडोथर्मिक ना, यानी एनर्जी गिवन इन, ठीक है। तो ये क्या है, एक है टेकन इन यानी गिवन इन, और एक है गिवन आउट। तो ये मेरा ऑप्शन है बी, 13 का, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, रिएक्शन वन में क्या गिवन आउट, रिएक्शन टू में क्या है गिवन इन यानी टेकन इन, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से फिर क्या होता है मेरे पास, द सॉल्यूशन ऑफ द टू केमिकल्स आर मिक्स। दो एक सॉल्यूशन है टू केमिकल का, वो मैंने आपस में मिक्स कर दिया। A reaction occurs and the temperature change is measured। रिएक्शन होता है, मैं टेम्परेचर चेंज को मेजर कर लेता हूँ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सो आपको एक डाउट में छोड़ता है, वो डाउट आपने सॉल्व करना होता है। A reaction is endothermic and the temperature is decreased and the energy is taken। तो ये सारी देखो, अगर एंड देखो हमें यहाँ पे किस तरीके सॉल्व करना है, उसने कहा है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो उस पर टेम्परेचर क्या होगा, TS डिक्रीज होगा, ठीक है। और एनर्जी क्या होगी, टेकन इन होगी, यस, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है। अगर ये रिएक्शन, इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वो बोलेगा ये अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये एनर्जी क्या होगी, हम ले रहे होंगे, ठीक है। तो ए ठीक है। अच्छा, बी क्यों ठीक नहीं है, वो बोले द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड द प्रेशर इज इंक्रीजेस। तो ये बात ही वो गलत कर दी है उसने, और एनर्जी गिवन आउट। तो ये तो दोनों चीजें किसकी हैं, एक्सोथर्मिक की है, एंडोथर्मिक की नहीं है, ठीक है। तो बी इसलिए नहीं है। अब सी में क्या बोला, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक द टेम्परेचर इज डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज किस में होता है, एंडोथर्मिक में, एक्सो में नहीं होता है ना। तो उसने क्या बोला, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द एनर्जी इज गिवन आउट, ये ठीक है। यानी कि एंडो एक्सोथर्मिक में एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज वो नहीं होती। तो सी भी गलत है। अब डी में क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द एनर्जी इज इंक्रीज, यस। एंड द सॉरी द टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड द एनर्जी इज टेकन इन। तो ये तो गलत है। क्या होता है, गिवन आउट होता है। तो सारे जो दोनों ऑप्शन है सिर्फ किसके ठीक है, एक है, तो ए मेरा आंसर है। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि व्हेन हाइड्रस कॉपर टू सल्फेट इज एडेड टू द वाटर सॉल्यूशन, वाटर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड द हीट इज गिवन आउट, which rock correctly shows the temperature change and the type of reaction taking place। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कॉपर सल्फेट को ऐड कर रहे हैं ये वाटर में। अब वो बोल रहे हैं कि इससे ये होगा क्या, ठीक है। देखो एक बात तो याद रखो कि जो टेम्परेचर, देखो हम जब भी किसी चीज को वाटर में ऐड करते हैं, उसने ये दो कुछ तो चीजें उसने हमें वैसे ही ये बता दी हैं, तो हमें वो गैस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्या। A solution is formed and the heat is given out। हीट किस में गिवन आउट होती है, हीट एक्सो में गिवन आउट होती है। तो हमें कोई भी गैस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हेक्सोथर्मिक है, तो यस, बी एंड डी विल बी माई ऑप्शन। इन दोनों में से कोई एक होगा, ए और सी तो किसी सूरत में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद बोले अगर हेक्सो है तो इट इज ऑब्वियस कि हीट क्या होगी, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डी विल बी माई ऑप्शन। बी क्यों नहीं है, क्योंकि वो डिक्रीज बोल रहा है, ठीक।
देखो वो बोले कि व्हेन अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 इज एडेड टू अ वाटर द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर डिक्रीजेस। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है एंडोथर्मिक है, ठीक है। फिर वो बोल रहे द अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिकवर्ड बाय एवोपरेटिंग द वाटर एट इट विच एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। अच्छा, उसने ये अमोनियम जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो तो एंडोथर्मिक है, फिर वो बाद में क्या कर रहा है, डिसॉल्व करा रहा है ना उसमें, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो मेरे पास मैंने अभी वो बताया कि क्या है, एंडोथर्मिक है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या है ना, अमोनियम नाइट्रेट इज एडेड टू वाटर एंड द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर डिक्रीज है यानी कि क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक में अच्छा देखो अब वो बोल क्या रहा है ना, उसने ये अगले पार्ट में क्या बोले, अमोनियम वो पार्ट ए क्या है, द अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व इन वाटर, और अमोनियम, और पार्ट बी में बोले अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट विद ये वाटर। तो वो दोनों चीजें बोल रहा है कि वो आ, या तो रिएक्ट कर रहा है या डिसॉल्व होगा। देखो वो एंड में उसने बात बोली है ना, द अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिकवर्ड बाय एवोपरेटिंग द वाटर हेटेड। अगर वाटर रिएक्ट वो कर जाता तो वाटर को रहता ही नहीं, तो वो एवोपरेट तो कैसे होता। यानी जब मैं NH4NO3 को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ ना, यानी उसके साथ रिएक्शन को कराना चाहिए, तो ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये इसके साथ डिसॉल्व हो रहा है, और ये NH4NO3 एक्वस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो तभी तो जब उसको ये एवोपरेट करेंगे तो ये जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, ये एक्वस क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एक तो ये कि ये एंडोथर्मिक है, ए सही। दूसरा क्या है, ये डिसॉल्व हो रहा है, ये रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, ये जो रिएक्ट वाली बात है ये वो गलत है। और नीचे वाले जो बी सी और डी क्यों नहीं है, क्योंकि उन दोनों में इसको एक्सोथर्मिक को बोला गया था, सही। अब बोले सम वाइट एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट पाउडर इज पुट इनटू अ बीकर ऑफ अ वाटर एंड स्टेट। हम क्या कह रहे हैं, एनहाइड्रस वो कॉपर सल्फेट है, वो इसका वो पाउडर है, उसको हम एक बीकर में डाल लें, और स्पीकर में क्या ऑलरेडी पाउडर है उसको हम हीट कर रहे हैं, सॉरी स्ट्रेट कर रहे हैं यानी मिक्स कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द प्रोसेस, व्हाट वुड शो दैट द प्रोसेस वाज एक्सोथर्मिक, कि ये कैसे हो कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म नहीं, इससे तो हमें कुछ भी नहीं चलता पता ना, कलर से हम कभी भी नहीं बता सकते कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखो अगर हीट अगर हमें ये देखो, हम ये बीकर में हमने क्या किया, बीकर में ऑलरेडी पानी था, कॉपर सल्फेट हमने उसमें ऐड कर दिया। हम जब उसको वो मिक्स करेंगे ना, अगर ये एंडोथर्मिक है तो हमें फील होगा कि भाई जो 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 हमारा वो रिएक्शन हो रहा है ना, वो वाटर से वो ये हीट वो गेन कर रहा है, और ये वाटर क्या हो रहा है, जो बीकर है वो कूलर हो रहा है। क्योंकि अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये अपनी सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट गेन करेगा, और जो सराउंडिंग है उसको कूलर को कर देगा, अगर ये एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये क्या करेगा, ये हीट ये रिलीज करेगा, और अपने एटमॉस्फेयर में का टेम्परेचर इंक्रीज वो करेगा, ठीक है। जैसे ये है ना, ये वो बिल्कुल यही है ना, जैसे ना ये वाटर में हम डाल रहे हैं वो कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर ये एंडोथर्मिक है तो जो इसका ये एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, हीट को गेन करेगा, और एटमॉस्फेयर की हीट को कम कर देगा, तो एटमॉस्फेयर जो मेरा बीकर है वो क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये हीट रिलीज करेगा, और ये अपना जो एटमॉस्फेयर यानी बीकर है उसको ये हॉटर कर देगा यानी वार्मर कर देगा, ठीक है। तो क्या था, बीकर फील्स फॉर्मर, अगर बीकर फील्स की कूलर होता तो ये एंडोथर्मिक का होता, एक्सोथर्मिक का वो नहीं होता, ठीक। अच्छा इन ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मैंने देखा बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज वो कर देते हैं। आता तो सबको है ये ना, ये तो वो काफी आसान चीज है, बहुत ही रेयर होता है कि स्टूडेंट बोले सर मुझे ये वाली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को नहीं आती, लेकिन क्या होती है जब दोनों एक साथ आती हैं तो स्टूडेंट से गलती होती है। अब वो बोला है कि द डायग्राम शोज द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ अ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन टू रिएक्शंस, इन टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, which diagram and which type of energy change apply to a fuel burning in air। देखो एक बात याद पर रखना कि फ्यूल बर्निंग है ना, तो इट मींस कि इट इज एन एक्सोथर्मिक, इट मींस इट इज एन फ्यूल बर्निंग है, सो इट मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट ज्यादा रिलीज हो जाती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी वो कम हो जाती है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम कहाँ पर है, यहाँ पे,
डायग्राम 2 में एंडोपोथर्मी, और ये क्या है, ये एक्सो है, क्योंकि हीट ज्यादा रिलीज हो रही है तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो नीचे आ जाएगी। डायग्राम 1 में क्या होता है, हीट नीचे, सॉरी, हीट कम ये रिलीज होती है, ठीक है। तो जब हीट कम रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि उसने इतनी हीट एनर्जी को रिलीज करी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हेक्सो है और ये डायग्राम कौन सी है, 2। तो मेरा ऑप्शन है डी, उसमें ये दोनों ऑप्शन मेरे सही आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है द डायग्राम शोज अ मैच, डायग्राम में एक ये मैच स्टिक शो कर रहा है। बाय स्ट्राइकिंग द मैच स्टिक या मैच अ रिएक्शन टेक प्लेस विच स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल रिएक्शन आर करेक्ट। अब बोले कि भाई ये इनमें से कौन सा ठीक है, देखो जाहिर सी बात है, बर्निंग मैच स्टिक इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट एंडोथर्मिक, सो ए एंड डी, सॉरी ए एंड बी, हम ये कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि वो एंडोथर्मिक, सी है डी है, इन दोनों में से कोई एक है। अब देखो वो क्या बोले, बिकॉज एनर्जी इज यूज टू स्ट्राइक द मैच, अगर एनर्जी यूज हो रही होती तो जाहिर सी बात है वो क्या होता, वो एंडोथर्मिक होता। तो ये इसने अपने ही, जो इसका ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको रीजन ने अपनी उसकी क्या कर दिया, उसको वो गलत कर दिया, ठीक है। तो सी तो आंसर नहीं है, ठीक है। अब आंसर है डी, डी क्यों है, बिकॉज एनर्जी इज गिवन आउट, वो बोला है कि भाई एनर्जी क्या हो रही है, गिवन आउट हो रही है ना, जाहिर सी बात है जब भी एक्सोथर्मिक होगा कुछ भी हो जाए एनर्जी हर हाल में गिवन आउट होगी। तो डी के दोनों ऑप्शन ठीक है, तो ये डी विल बी माय आंसर। देखो बोला है अ डायग्राम ऑफ द एनर्जी चेंज, अ डायग्राम ऑफ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज शोन, फॉर विच रिएक्शन वुड दिस बी एन एप्रोप्रिएट डायग्राम, यानी कौन से रिएक्शन इसमें से एक्सोथर्मिक होगा। तो देखो एक बात याद पर रखना, देखो ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, CH4, क्या बना रहा है, CO2, यानी कंबशन हो रही है। वो ये भी रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और H2O बना रहा है, ये भी क्या हो रही है, कंबशन हो रही है। और कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और CO2 बना रहा है, ठीक है। देखो जब भी हम वो कार्बन की को कंबशन करते हैं ना ऑक्सीजन से, तो CO2 बनता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की करूंगा तब H2O वो बनेगा, कंबशन करूँ ना। और अगर मैं कोई ऐसे हाइड्रोकार्बन की कंबशन कर दूं, हाइड्रोकार्बन मीन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वो दोनों आते हैं, कंबशन कर दूं तो मुझे CO2 और H2O दोनों को मिलते हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी सल्फर वाले की कर दूं तो SO2 मुझे वो मिलता है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन वाले की कर दूं तो मुझे NO या NO2 मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, कंबशन है, यानी तीनों ही एक्सोथर्मिक है। तो ये तीनों के लिए ये वाला वो ग्राफ में शो को कर सकते हैं, ना विच रिएक्शन विच फॉर विच रिएक्शंस वुड दिस बी एन एप्रोप्रिएट डायग्राम, यानी कि ये हेक्सोथर्मिक डायग्राम इनमें से इन तीन में से किसके लिए सही है। तो ये तीनों के लिए ही सही है क्योंकि तीनों एक्सोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि तीनों में कंबशन हो रही है। तो डी, यानी कि ये हॉल ऑफ देम विल बी माय आंसर। अच्छा देखें, ये ना एनर्जेटिक की शीट है लेकिन थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि द डायग्राम शोज सम प्रॉपर्टीज दैट हैव दैट सब्सटेंसेस में हैव ना, द डायग्राम शोज सम प्रॉपर्टीज दैट सब्सटेंसेस में हैव, टू विच लेबल पार्ट ऑफ अ डायग्राम डज यूरेनियम 235 बिलोंग। क्या है, एक है वो बोला कंपाउंड है, फिर एक में बोल रहा है कि यूज होता है एनर्जी सोर्स, और फिर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो पहली बात तो ये कि ये कंपाउंड नहीं है यूरेनियम ना, यूरेनियम कंपाउंड तो नहीं है, हाँ। ये एनर्जी सोर्स के लिए वो यूज होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। सेकेंडली ये एनर्जी क्यों रिलीज करता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है ना, एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव भी है, एनर्जी भी रिलीज करता है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड ये तो एक ये एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डी सही है, क्योंकि डी क्या कर रहे हैं, ये असल में जो हम वो मैथ्स में पढ़ते हैं ना, सेट उस टाइप का है ना, तो डी दोनों में वो कर रहा है। तो डी मेरा ऑप्शन है, ठीक है। विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एसिड न्यूट्रलाइजिंग अल्कली कॉजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो एंडोथर्मिक तो नहीं है, एसिड न्यूट्रलाइजेशन कभी भी एंडोथर्मिक तो नहीं होती है, और नहीं टेम्परेचर वो रिलीज करता है, तो ये ए क्यों गलत है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक के लिए। एडिम मैग्नीशियम टू, मैंने भी बताया कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, तो बी भी नहीं है। मैग्नीशियम क्या है, वो मेटल है जिसको हम क्या कर रहे हैं,
HCl में ऐड करें। सेकेंडली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन के बारे में तो हम बहुत हमने अभी इसके बारे में बात करी है कि डिकम्पोजिशन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। कंबशन ऑफ फ्यूल भी जाहिर सी बात है डी भी नहीं होगा, तो वो भी एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता। अब वो बोले कि मेटल्स वर वेल्डेड बाय यूजिंग द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग गैस इन ऑक्सीजन, विच गैस कुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पस। इनमें से कौन सी गैस इनमें से इस पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती? हाइड्रोजन ही हो सकती है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है गैस, तो हाइड्रोजन यूज वो नहीं हो सकती। ठीक है, सारी गैसेस यूज हो सकती हैं, लेकिन हाइड्रोजन यूज वो नहीं हो सक वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है, बाकी गैसेस इनमें से इथीन, हीलियम और मीथेन इतनी रिएक्टिव वो नहीं होती। ठीक है, इतनी हाइड्रोजन होती है। अच्छा, यहाँ पे जो ये क्रॉस है, इस क्रॉस का मतलब जो सी लिखा है इसका मतलब क्रॉस। ठीक है, तो सी का क्या मतलब है, क्रॉस। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फोर एलिमेंट्स, द सॉरी द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड यूरेनियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल्स। द कंपाउंड इथेनॉल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, व्हिच फ्यूल रिक्वायर्स ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट। इनमें से कौन सा जो है वो इसमें हीट की जरूरत होती है? फ्यूल देखो, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, उनको फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। कौन से? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको हीट प्रोड्यूस करने के लिए किसी ऑक्सीजन की नीड बनी होती है ना। तो यहाँ पे मेरे पास यूरेनियम एक वाहिद एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, तो ये विदाउट ऑक्सीजन करेगा। और हाइड्रोजन और इथेनॉल ये रेडियो एक्टिव तो ये है नहीं, तो इनको जाहिर सी बात है वो बर्न करनी, यानी हीट प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी, यानी वो बर्न करने के लिए। तो सी फिर भी मैं ऑप्शन इसमें बोल रहे हैं ना कि उसने वो टिक किया हुआ है हाइड्रोजन को और ये इथेनॉल को, यानी कि इनको ऑक्सीजन चाहिए होगी। और ये यूरेनियम पे वो क्रॉस किया हुआ है, यानी यूरेनियम को नहीं चाहिए होगी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। विच सब्सटेंस डज नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट? वही फिर से आ गया यूरेनियम ना, एक ही क्वेश्चन बार बार repeat हो। अब वो बोले अ पावर स्टेशन वाज डिजाइन टू बर्न गैसियस फ्यूल्स ओनली। एक ये पावर स्टेशन है जो कि डिजाइन किया गया है टू बर्न सिर्फ गैसियस फ्यूल को, उसमें वो यूज होती हैं एज अ रिएक्टेंट ना, एज अ सोर्स ना। उसमें रिएक्टेंट जो है, सॉरी जो रिएक्टेंट है वो हमेशा गैसियस फ्यूल हमेशा वो यूज होती हैं। विच टू सब्सटेंसेस कुड बी यूज? इनमें से कौन से सब्सटेंसेस जो है यूज हो सकते हैं? ठीक है, देखो एक CO2 तो वो कभी भी यूज नहीं करते हम, क्योंकि क्या होता है ग्रीन हाउस की वो गैस होती है, तो ए भी नहीं। यूरेनियम तो हो ही नहीं सकता ना, यूरेनियम तो खुद ही एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, तो उसको ये पावर स्टेशन में यानी ये बर्न तो कर ही नहीं सकते, तो फिर तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल प्रोडक्शन हो जाएगा। सी विल बी माई आंसर। देखो, डी भी क्यों नहीं है, डी है ड्यू टू यूरेनियम को नहीं है, पी भी ड्यू टू यूरेनियम और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नहीं है। ठीक है, और ए ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड आंसर नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं कर सकते, ग्रीन हाउस की गैस होती है। आखिरी ऑप्शन क्या बचा, सी। क्या है, हाइड्रोजन और मीथेन। यस, हाइड्रोजन और मीथेन को यूज करते हैं। फिर उसके बाद बोला विच फ्यूल डजंट प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन व्हेन इट बर्न्स। इनमें से कौन सी फ्यूल जो है वो एयर पॉल्यूशन नहीं करती? हाइड्रोजन नहीं करती, कोल भी करती है। ठीक है, डीजल ऑयल ये तो हम देखा जो गाड़ियों में डलता है वो डीजल हो गया। सही है, तो इनमें से कोल भी करता है, डीजल ऑयल भी करता है, गैसोलीन यानी पेट्रोल भी करता है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं करता। ठीक है, इनमें से ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। फिर उसके वो बाद ऑप्शन है, क्वेश्चन है द पावर स्टेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फ्यूल्स, विच फ्यूल कॉजेज द लीस्ट पॉल्यूशन टू द एटमॉस्फेयर। इनमें से वो कौन सा जो लीस्ट, देखो किसी भी चीज को अगर हम बर्न करेंगे ना, तो वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक यूरेनियम, वो खुद ब खुद एक हल्की सी जो है ना, एक इशारे से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बर्न नहीं होते इतने ज्यादा, तो वो एनर्जी तो वो पोल्यूशन भी प्रोड्यूस वो नहीं करते। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कोल, फ्यूल ऑयल, तो नेचुरल गैस, सबकी सब क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सब में कार्बन होता है। ठीक है, कार्बनों को तो जाहिर सी बात है एयर पॉल्यूशन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड सब फॉर्म होंगे। विच फ्यूल डजंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट बर्न?
कोल है वो कार्बन है, तो इट इज ऑब्वियस के वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इससे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है, क्या किसी भी वो कंपाउंड में कार्बन हो, उसको हम बर्न कर रहे हैं, तो वो CO2 लाजमी प्रोड्यूस करेगा। कोल तो है ही, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करूंगा तो जाहिर सी बात है CO2 करेगा। हाइड्रोजन को मैं अगर वो बर्न करूंगा H2O प्रोड्यूस करेगा। इससे पहले मैं ये बात बता चुका हूँ ना, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, H2 को अगर मैं O2 के साथ करूँ तो H2, ठीक है, हाफ O2। फिर इसी तरीके से अगर मीथेन CH4 है, तो ये तो दोनों बनाएगा, CO2 भी बनाएगा और H2O भी फॉर्म करेगा। और पेट्रोल है, वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, CH है, तो ये भी CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो कौन सा है जो कि CO2 प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो है हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि कार्बन होगा तो CO2 करेगा ना ये प्रोड्यूस। हाइड्रोजन में कार्बन ही नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो कहाँ से वो CO2 करेगा प्रोड्यूस। Which substance could not be used as a fuel to heat the water in boiler? इनमें से कौन सा फ्यूल हम यूज नहीं करते, ठीक है। ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन तो हम कैसे हीट करेंगे, ऑक्सीजन तो हीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो एक ऐसा कैटलिस्ट की तरह ये रिएक्शन करवाता है ना, ठीक है, तो ये इसको हम हीट थोड़ी कर सकते, ठीक है। विच सब्सटेंस इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा जो बस वो सब्सटेंस है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, जाहिर सी बात है, वुड है। वुड ये फॉसिल फ्यूल थोड़ी है। फॉसिल फ्यूल तो वो होते हैं ना जिसमें हमारे ये पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, पर खुद बहुत में हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इन शॉर्ट, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जिनमें कार्बन वगैरह हो ना, जिनमें हाइड्रोकार्बन हो, जिनमें कार्बन हो, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आपका कोल होता है, कोक होता है, का ये जितने भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं, ठीक है। वुड फॉसिल फ्यूल नहीं होता। विच सब्सटेंस डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू वो यूरेनियम, ठीक है, ये हम कर चुके हैं।